Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, fresh law graduate students, legal practitioners and chairman Legal Education Committee, Punjab Bar Council, Assalamu alaikum. My name is Masood Ahmad Hatak. I am associated with Ahmad Bilal Sufi and Company, Islamabad office, litigation team. Today, as per the syllabus of Bar vocational course, this is the 5th lecture, and the topic of which is how a civil case move through the courts, which comprising on different stages from the institution of civil suit till the disposal of civil suit. Today we can discuss these topics. So institution से लेकर till final adjudication यानी judgment and decree तक एक सिविल कोर्ट में जितने स्टेजेस हैं, आज हमने वही स्टेजेस डिस्कस करने हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट in case of urgent or any other emergency, stay matter, issuance of summons, filing of written statement, framing of issues, submission of list of witnesses, recording of evidence, which comprising on examination in chief, documentary evidence and cross-examination, recording of defendant evidence, final arguments and judgment and decree. प्रीवियस लेक्चर भी सेम, ऑलमोस्ट कुछ जो टॉपिक्स है वो सेम हैं, जिस तरह जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल सूट एंड टाइप ऑफ सिविल सूट। मैं उस पर डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर 4 में वो डिटेल से डिस्कस हुए, लेकिन हमने देखना है कि सिविल सूट क्या है। बेसिकली ए सिविल सूट इज़ इलीगल प्रोसीडिंग ब्राउट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ए सिविल राइट और फॉर ऑब्टेनिंग रिड्रेसल फॉर ए सिविल राइट। A civil case starts when a person or entity claims that another person or entity has failed to perform a legal responsibility owed to the plaintiff, where the plaintiff may pray from court for the fulfillment of obligation, compensation, and etc. Basically, civil case हम तब फाइल करते हैं जिधर हमारी सिविल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है। सिविल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए हम सिविल सूट फाइल करते हैं। सीपीसी में सिविल सूट को कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन कुछ केस ला है जो कि मैंने इधर मेंशन किए हैं, उसमें सिविल सूट की डिफिनीशन का कहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एनी प्रोसीडिंग विच इन्वॉल्व द असर्शन और एनफोर्समेंट ऑफ ए सिविल राइट एज ए सिविल प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है और एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट। ए सिविल सूट, ए सूट of civil nature is a proceeding the object of which is the enforcement of civil rights and of the citizen। ये सिविल सूट की डिफिनीशन है। इसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिविल केस को एक सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 9 सुनता है, एंटरटेन करता है, अनलेस वो एक्सप्रेसली और एम्प्लॉयडली बार्ड। अगर किसी इंस्टीट्यूट में या किसी एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया हो कि ये केस सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता या ये केस स्पेशल ट्रिब्यूनल या कोर्ट सुनेगी, तो वो केसेस सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती। अदरवाइज सारे सिविल नेचर के केसेस जो हैं वो सिविल कोर्ट सुन सकता है। Civil court are the court of ultimate jurisdiction, and unless their jurisdiction is either expressly or impliedly barred, the final decision with regard to civil rights, duty or obligation shall be that of civil court। तो इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं जो कि हर किस्म का सिविल सूट सुन सकता है, अनलेस वो एक्सप्रेसली और एम्प्लॉयडली बार्ड।
ये कुछ इंस्टीट्यूट मैंने दिए थे आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में रेंट मैटर जो है वो सिविल जज नहीं सुन सकता, क्योंकि सेक्शन 7 ऑफ इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन आर्डिनेंस 2001 प्रोवाइड करता है कि ये केस रेंट कंट्रोलर सुनेगा। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट में रेंट मैटर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल सुनता है। ये सिविल कोर्ट नहीं सुन सकते क्योंकि ये बार्ड है। रिवेन्यू के जो मैटर है, लैंड डिस्प्यूट वगैरह, वो 172 ऑफ पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट ने बार किया है कि सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता। फैमिली कोर्ट के मैटर्स भी, ये इस पे डिटेल से बात नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 4 में डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन ये एक अहम टॉपिक है। ये साइटेशन आप लोग नोट करें। ये एक जजमेंट है 2003 CLC 649 कराची। इस जजमेंट ने सिविल कोर्ट के पावर को इतना वसी तरीके से बयान किया है कि सिविल कोर्ट के पास इतने जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है। ये जजमेंट प्रोवाइड करता है। Admittedly, there is no bar either in CPC or in the Constitution with regard to filing or maintainability of civil suit challenging the vagaries of law. Also, at the same time, challenging the vagaries of law would be a matter of civil nature which would come squarely within the parameters of Section 9 of the CPC. इस जजमेंट में ये प्रोवाइड किया गया है कि ये कहीं पे भी एक्सप्रेसली या इम्प्लायडली बार्ड नहीं है कि सिविल जज जो है वो वायरिस ऑफ लॉ नहीं सुन सकता। 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट की डिफिनीशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डिफ़ाइन करते हैं, उसके नीचे सिविल कोर्ट्स आते हैं। उधर भी कहीं पे बार्ड नहीं है, ना किसी सुपीरियर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है जो कि ये कहे कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो वायरिस ऑफ लॉ सुन सकते। इस वजह से सिविल कोर्ट वायरिस ऑफ लॉ सुन सकता है। ये एक जजमेंट है। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, लेकिन ये जजमेंट बड़ी क्लियर है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। दूसरा, सेक्शन ऑर्डर 27A भी ऐड कर दिया गया है CPC में। ऑर्डर 27 ये है कि अगर कोई मैटर आए सिविल कोर्ट के पास जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो एडवोकेट जनरल या अटार्नी जनरल को समन इशू कर सकता है कि वो आए। तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑर्डर ऐड कर दिया गया है कि अगर कोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर आए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन हो, तो उसमें वो अटार्नी जनरल को नोटिस इशू कर सकते हैं। तो इसके ऐड करने का मतलब यही है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन सके। इस पे ये नीचे मैंने एक आर्टिकल, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, ये भी आप लोग देख लें। टाइटल उसका है सिविल कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये मुअज़्ज़म हयात साहब, एक्स डायरेक्टर जनरल फेडरल जुडिशल एकेडमी के, ये लिंक भी मैंने दिया है। इस लिंक को आप, इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ लेना। आपको सिविल कोर्ट की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा कि सिविल कोर्ट के पास कितने पावर हैं। मतलब अगर हम अमूमन वायरिस ऑफ लॉ आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं अमूमन। किसी को ये पता नहीं है कि सिविल कोर्ट भी सुन सकता है, लेकिन ये आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस हुआ है। इस पे इंडियन जजमेंट बड़े क्लियर है। इंडियन जजमेंट भी इसमें रेफ़र किए हैं और पाकिस्तानी जजमेंट है। तो आप लोगों ने ये आर्टिकल ज़रूर देखने है कि सिविल कोर्ट के पास कितने पावर है, क्योंकि अब इनिशियल स्टेज है आप लोगों का। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट आपके पास लाइसेंस नहीं होता हाई कोर्ट में जाने का, अगर सिविल कोर्ट के पास पावर है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ सूट भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुए हैं डिटेल से, लेकिन ये कुछ जो रूटीन के मैटर्स है जो शायद आप लोगों को अगर कोई कोर्ट में जा रहा हो सुना हो, तो ये कुछ रूटीन के मैटर है। सूट फॉर डिक्लेरेशन परमानेंट इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर पिटिशन, सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर रिकवरी, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर राइट ऑफ ईजमेंट एंड सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस।
ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कितने टाइप के सिविल सूट्स हैं। लार्ज नंबर हैं जो कि मुझे भी पता नहीं होता। बहुत मतलब हर किस्म के सिविल जो इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एक आमिर रज़ा साहब की CPC है, उसने सेक्शन 9 की कमेंट्री में हर नेचर ऑफ सिविल सूट को डिटेल अलॉन्ग विद केस लॉ एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों ने वो कमेंट्री पढ़नी है सेक्शन 9 की, क्योंकि अभी अगर मैं इस पे बात करने लग जाऊं तो शायद 2-3 घंटे में सिर्फ टाइप ऑफ सूट ही डिस्कस ना हो सके। तो आप लोगों ने ये खुद देखनी है। ये स्टेजेस ऑफ सिविल सूट हैं। अमूमन आप लोग वकील जब बनते हैं तो लोग शायद कमेंट्स करें जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई पे, केसेस डिले क्यों होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को पता हो कि इंस्टीट्यूशन से लेके टिल द डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट एक केस कितने मराहल से गुजरता है, तो ये कमेंट्स कभी भी आप नहीं सुनेंगे। ऑलमोस्ट 17 स्टेजेस हैं जिससे सिविल सूट गुजरता है, और हर स्टेज में आपको एडजर्मेंट की प्रोवाइजो, सीकिंग ऑफ टाइप की प्रोवाइजो भी मौजूद है। तो उसको आज हम डिटेल से देखेंगे कि केसेस कैसे डिले होते हैं, क्या चीज़ें करनी होती हैं। की स्टेजेस है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4, 6 एंड 7 में डिफाइन है। आर्गूमेंट्स ऑफ स्टे एप्लीकेशन, इशूएंस ऑफ समन, फ्रेमिंग, फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, framing of issues, list of witnesses, summon to witnesses, plaintiff evidence including examination in chief, documentary evidence and cross examination, same process defendant evidence का, arguments, judgment and preparation of decree। आज हमने यही पढ़ना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या चीज़ है ये देखते हैं। सेक्शन 26 ऑफ CPC डिफाइन कर रहा है कि सूट को किस तरह इंस्टीट्यूट किया जाता है। एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इधर अब हर प्रोविंस के डिफरेंट रूल्स हैं। इस्लामाबाद की हद तक अमेंडमेंट आई है 2020 में। इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। बेसिकली बड़े स्टेशंस में जब आप प्रैक्टिस करते हो 2 डायरियाँ होती हैं दिन में। डायरी ब्रांच में 2 तरह की दो डायरी होती हैं दिन में। एक सुबह 11, साढ़े 11 बजे तक होती है। दूसरी डायरी जो होती है वो 12 या 2 बजे तक या 3 बजे तक होती है। तो आप सिविल सूट को फाइल करते हो इंस्टीट्यूशन ब्रांच और डायरी ब्रांच में। उस डायरी ब्रांच में एक बड़ा रजिस्टर पड़ा होता है। जैसे ही आप केस फाइल करते हो तो उस पर डायरी नंबर अलॉन्ग विद केस टाइटल, कौंसल नेम, नेचर ऑफ केस उस रजिस्टर पे लिखा जाता है। और साथ ही आपको जब फाइल करते हो तो फाइल कवर पे भी वो डायरी नंबर लिखा जाता है। अब डायरेक्ट ये केस किसी जज के पास नहीं जाता कि आपने दायर कर दिया सीधा जज के पास एडजुडिकेशन के लिए चला गया। ये केस डायरी ब्रांच से 11 बजे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायरी में आपने कर दिया तो 11 बजे ये केस जाएगा सीनियर सिविल जज साहब के कोर्ट में। सीनियर सिविल जज साहब पर ये केस मार्क करेगा, किसी और जज को या अपने पास रखेगा। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सिविल सूट। आपने केस फाइल कर दिया। अच्छा, इस्लामाबाद में अब डिफरेंट है। इस्लामाबाद में एक अमेंडमेंट आई है, पंजाब में भी आई थी, KP में भी आई थी, लेकिन पंजाब ने वो वायरस शायद चैलेंज की या बार ने रिटेलिएशन दिखा के KP ने भी सेम वो रिकॉल कर दी। लेकिन इस्लामाबाद में अभी इनफील्ड है, एक अजीब सी अमेंडमेंट है। अगर आप सिविल सूट फाइल करते हो, वो स्टे मैटर है, तो आप 2 ओरिजिनल कापियाँ बनाओगे उसकी। अगर आप स्टे मैटर इस्लामाबाद में फ़ाइल करते हो तो आपको 2 ओरिजिनल फ़ाइल बनानी पड़ती है। मेन जो आपका ट्रायल है वो किसी और जज के पास जाएगा एंड द स्टे एप्लीकेशन जो है वो किसी और जज के पास जाएगा। अजीब सी अमेंडमेंट है, लेकिन उधर हम फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। अब फर्स्ट डे पे
जो स्टे एप्लीकेशन अमूमन आर्गू होता है, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मैं जहाँ तक, अगर पहले ही दिन आपका सूट मेंटेनेबिलिटी पे डिसमिस हो गया, लेकिन दूसरी तरफ सिविल जो दूसरा जज साहब है उसने आपको स्टे दे दिया, तो उस केस का फिर क्या बनेगा? लेकिन अमेंडमेंट है, ये हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा स्टेज, ये रूटीन का स्टेज नहीं है, आर्गूमेंट्स ऑफ ऑन स्टे एप्लीकेशन, ये रूटीन का नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में आपको स्टे नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल सूट फॉर रिकवरी में आपको स्टे नहीं, सिंपल रिकवरी मांगते हो, तो ये फिर रूटीन से हट के है। अमूमन जो सूट फॉर डिक्लेरेशन है, लैंड वगैरह का कोई डिस्प्यूट हो, तो फर्स्ट हेयरिंग पे ही आप स्टे एप्लीकेशन को आर्गू कर लेते हो। इंग्रेडिएंट ऑफ स्टे आपको पता होगा, प्राइमा फिशाई केस, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस एंड इर्रिपेयरेबल लॉस के ग्राउंड्स पे आप स्टे एप्लीकेशन आर्गू कर लेते हो। अब इधर अगर आपको स्टे ग्रांट होती है या रिजेक्ट हो जाती है, उसका फिर नेक्स्ट स्टेज में हम मैकेनिज़्म बताते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो रूटीन का है वो है इशूएंस ऑफ समन टू डिफेंडेंट। ये इस्लामाबाद की हद तक इनफील्ड है, पंजाब में ये इनफील्ड नहीं है, लेकिन जाके मैं कह रहा हूँ उसके बाद वो एक्ट खामोश है, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उस एक्ट का जो प्रीएम्बल है वो है टू स्पीडी एंड अनएक्सपेंसिव लिटिगेशन, लेकिन अगर आप लोग उस एक्ट को एक दफ़ा पढ़ो, उसने और कम्प्लिकेट किया है चीज़ों को, रिवीजन ख़त्म कर दी है। पहले जो हमारे रिटन स्टेटमेंट वगैरह के राइट क्लोज़ हो जाते थे, हम रिवीजन फ़ाइल कर लेते थे। अब वो रिटन स्टेटमेंट के अगर राइट क्लोज़ हो जाते हैं तो उस पर वो उसी कोर्ट में आप अप्लाई कर लेते हो। अगर उसने रिस्टोर कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ एक्ट साइलेंट है, तो इसका मतलब है हमें रिट में जाना पड़ेगा और डबल फीस लेनी पड़ती है पे। जी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बता रहे हैं तो एक बंदा अगर उसने ज़मीन में पोजेशन उसके पास है और वो स्टे दे देता है, लेकिन दूसरी तरह से केस वो आ जाता है, तो वो कब तक अपना बरकरार रखेगा स्टे की बेसिस? अब वो तो फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट आर्डर की बात आ जाती है ना, वो कोर्ट किस तरह इम्प्लीमेंट करता है आर्डर, वो देखनी पड़ेगी। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट स्टेज इशूएंस ऑफ समन है। जब आपको स्टे ग्रांट कर दिया जाता है तो उसी स्टे के आर्डर के साथ समन दूसरी पार्टी को इशू हो जाते हैं, उस पर कॉपी पेस्ट किया जाता है। नहीं तो नॉर्मल समन जो है वो सर्व होते हैं। आर्डर 5 लेंथी आर्डर है, वो चूँकि स्लाइड्स में कवर करना मुश्किल है, इस वजह से मैंने ये सेक्शन 27 जो है ये रिप्रोड्यूस किया है। वेयर ए सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, ए समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड। जब आप केस फाइल कर लेते हो तो डिफेंडेंट को कोर्ट समन इशू कर लेता है कि आप आ जाएं और इस क्लेम का जवाब दे दें। समन का एक फॉर्म मिलता है हर जुरिस्डिक्शन पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फॉर्म पे करो। अब समन की रिक्वायरमेंट ये है, नेम ऑफ कोर्ट आप लिखेंगे, उस पर टाइटल ऑफ केस लिखेंगे, टाइटल ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी। फॉर एग्जांपल एक केस में आपने 5 बंदे डिफेंडेंट बनाए हैं, तो हर डिफेंडेंट को अलग अलग आप समन इशू करेंगे। डेट टाइम प्रिस्क्राइब, जो कोर्ट ने आपको टाइम दिया है। ये भी इस्लामाबाद में अमेंडेड है, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। मूड ऑफ समन, समन को आप किस तरह इशू करते हो कोर्ट में। तो कुछ चीज़ें सीपीसी में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हम फॉलो करते हैं। जैसे ही समन का आर्डर हो जाए तो आप या आपका जो क्लर्क है वो दूसरे दिन कोर्ट स्टाफ के पास समन को लेके चलता है, और समन के साथ एक डॉक्यूमेंट है वो लगाना मैंडेटरी है। फरतलबाना उसका नाम है। इस
डॉक्यूमेंट की वर्थ सिर्फ 2 रुपये है, लेकिन अगर आपने ये जमा नहीं किया तो आपका केस अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत डिसमिस हो सकता है 2 रुपये की वजह से। डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेलियर टू पे कास्ट। 2 रुपये की वो होती है, ये आपने समन के साथ ये फॉर्म लगा के अलमदरूम में या कोर्ट से साइन कराने के लिए आप दे देते हो, लेकिन ये 2 रुपये का फॉर्म आपने नहीं लगाया तो आपका केस डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस भी हो सकता है। टिकट है बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि शायद पंजाब में 4-5 रुपए का हो, केपी में 10 रुपए का हो, लेकिन अमूमन 2 रुपये इसकी वर्थ है वो आप लगाते, वो दूसरी कोर्ट फ़ी नहीं है। बेसिकली बात यह है कि अगर आप सर्व करते हो, बेलिफ जाता है कोर्ट का वगैरह वगैरह, तो कुछ ये 2 रुपये के जो टिकट हैं ये पब्लिक इस चक्कर से निकले, ख़जाने से निकलते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो समन किस तरह सर्व होते हैं? आप ये फ़र्द तलबाना अलॉन्ग विद 3 कापीज़ ऑफ समन जमा करोगे कोर्ट में, उस पे जज साहब के सिग्नेचर्स होंगे, स्टैंप होगी कोर्ट की प्रॉपर, और आप इन्वेलप भी दोगे साथ में, उस इन्वेलप पे भी कोर्ट का स्टैंप एंड सील होना मैंडेटरी है। अब एक समन की कापी आपको वापस की जाती है अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ जज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह, और इन्वेलप आपको दी जाती है। फिर आप किया करते हो कि वो जिस तरह मूड ऑफ ऑर्डर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट ने आपको कहा हो कि थ्रू रजिस्टर पोस्ट करो, तो फिर आप वो रजिस्टर पोस्ट करेंगे, उसकी रसीद नेक्स्ट डेट पे आप कोर्ट में जमा करोगे कि हमने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की है। अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं की तो आपका केस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस भी डिसमिस हो सकता है, और बाकी जो 2 समन की कापी रहती है वो जाके कोर्ट की तरफ से जाती है या बेलिफ के थ्रू जाती है, तो समन के साथ आप 3 कापियाँ लगाएंगे। ये आगे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सेकंड जो ऑर्डर 5 रूल 20 जो प्रोवाइड करता है वो है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। उसमें आपकी बात वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बात है, समन टू एफिक्सेशन ऑफ, उसके घर के सामने फिक्स किया जाता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कम्युनिकेशन है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेजेस, ये अमूमन कोर्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, ये आप कर सकते हो। समन की कापी उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, उसको भेज सकते हो किसी तरीके से। अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कुरियर सर्विस, ये ज़्यादातर रीज़नेबल है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल TCS है, LCS है, तो उसकी प्रॉपर पर आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। कोर्ट से ऑर्डर करवा लें कि सर थ्रू TCS करा दें, पहले ही दिन पे आप थ्रू TCS ऑर्डर करवा लें, तो जब आप TCS कुरियर कर लेते हो 2-3 दिन बाद आप नेट पे बैठ जाओ, TCS की वेबसाइट पे जाके उसको ट्रैक करके डिलीवरी रिपोर्ट निकाल के कोर्ट में सबमिट करो कि ऑनर ये जो समन है ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ डेट को रिसीव किया, ये डिलीवरेट रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो आपको रिलीफ मिलती है फिर उस पर। अब बात यही है ना कि एक्ट ने आगे एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं की है ना, लेकिन ये बहुत कम ही रेयर केसेस में कोर्ट कर लेते हैं। जारी बात है फिर कोर्ट के पास अपना नंबर तो नहीं होता, आप अपने मोबाइल उससे करेंगे, लेकिन विद द परमिशन आप कोर्ट करेंगे कि मैसेज करना। अब डिफेंडेंट को मैसेज करना वो भी इलीगल एथिक्स में ठीक नहीं। रजिस्टर पोस्ट तो वो ऑर्डर में लिखा होता है ना, वो उसी ऑर्डर में नोट समन बजरिया है रजिस्टर पोस्ट, समन बजरिया है TCS, समन बजरिया है वगैरह वगैरह। अब इसका जो लास्ट उसके बाद समन नहीं किए जाते हैं वो पब्लिकेशन एंड प्रेस है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है।
अखबार में जब आप इश्तिहार दे देते हो और कोर्ट मुतमईन हो जाता है कि सब हुए हैं, डिफेंडेंट को पता भी है कि मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग है, तब भी वो नहीं आता, तब वो केस को आगे चला लेता है। लेकिन अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं, ये हमने सिर्फ एक स्टेज डिस्कस किया। पहला एडजर्मेंट आप थ्रू रजिस्टर पोस्ट 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो नहीं आता। सेकेंड एडजर्मेंट नोटिस समन टू एफेक्ट सेशन, फिर 20 दिन का टाइम 30 दिन का टाइम मिल गया। फिर थ्रू कुरियर सर्विस, फिर अखबार इश्तिहार। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि CPC में मतलब ये लीगल तरीका है, लीगली आप कर सकते हैं। एक समन के इशूएंस या फुलफिलमेंट के लिए आपको कितना टाइम सीख कर सकते हैं। ये सर वो पुराने ज़माने की वो थी ना कि ड्रम वगैरह बजा देते थे यहाँ, ये अमूमन नहीं होता। जी जी बिल्कुल, वो अब मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा कि ड्रम का ऑर्डर किया गया। ये समन की कापी है। ये जो ऊपर अदालत जनाब, इस पे कोर्ट का नाम, मुकदमा, प्लेंटिफ नेम एंड डिफेंडेंट नेम, बनाम में आप पूरा एड्रेस और नीचे जो बवक्त से पहले हाली जगह है इसमें आप डेट वगैरह लिखेंगे। इस डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये जाके समन के साथ लगाना मैंडेटरी है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। अच्छा, अब कोर्ट ने सारे मोड ऑफ सर्विस फुलफिल कर दिए, अखबार इश्तिहार कर दिया, सारा कुछ, फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता, तो फिर कोर्ट अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं, एक तरफा फैसला कर लेते हैं और फिर जाके केस को फिक्स कर लेते हैं प्लेंटिफ एविडेंस के लिए डायरेक्टली। उसका जो राइट टू क्रॉस सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट करा वो नहीं कर, क्योंकि वो आता नहीं, एक्स पार्टी हो जाता है और फिर जाके कोर्ट सीधा प्लेंटिफ एविडेंस में चला जाता है। अगर आप डिफेंडेंट कौंसल हैं और आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी हो जाता है तो फिर आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर। उसमें आप कोई भी रीज़नेबल काज दे के आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और आपके राइट्स को दोबारा रिस्टोर किया जाता है। ये रूटीन के स्टेज से हट के है, क्योंकि बीच में आप आते नहीं और आपके अगेंस्ट एक पेनल या एडवर्स ऑर्डर आ जाता है, उसको सेटिसाइड करने के लिए फिर ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत आप एप्लीकेशन देंगे। अमूमन ये एक्सेप्ट हो जाती है क्योंकि वो टेक्निकलिटीज़ पे बहुत सारे जजमेंट कि द केस शुड बी डिसाइड ऑन मेरिट नॉट ऑन टेक्निकलिटीज़। ये भी रूटीन से हट के एक प्रैक्टिस है। मेमो ऑफ अपीयरेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप डिफेंडेंट कौंसल हैं, शाम को आपको क्लाइंट की कॉल आती है कि सर मेरा कल केस लगा हुआ है और जाके मुझे लास्ट अपॉर्चुनिटी भी मिली है लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन बैठा है या किसी और रीज़न से आपको पावर ऑफ अटर्नी साइन नहीं कर सकता या कोई और निगोशिएशन फ़ीस से रिलेटेड आपकी चल रही है, तो इस चीज़ पे ये जो मेमो ऑफ अपीयरेंस है अंडर ऑर्डर 9 रूल सब रूल 5 के तहत आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं अपने साइन पे कि मुझे टाइम दे दें क्योंकि मुझे रिसेंटली एंगेज किया है क्लाइंट ने, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पावर ऑफ अटर्नी साइन नहीं हुई, आउट ऑफ स्टेशन है या कोई और रीज़न है, तो मुझे टाइम दे दें, नेक्स्ट डेट पे मैं पावर ऑफ अटर्नी एंड रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दूंगा। तो तब आपको इस मेमो ऑफ अपीयरेंस के बेस पे टाइम मिल जाता है। उसमें आपने सिंपली लिखना है कि द अंडरसाइंड कौंसल इज़ रिसेंटली एंगेज बाय द डिफेंडेंट, however the power of attorney is not signed या whatsoever, therefore the undersigned counsel is unable to submit power of attorney today. It is therefore requested to kindly adjourn the case to any suitable date for submission of power of attorney and written statement. तो अमूमन आपको मिल जाती है। अब पहले हुआ करता था कि डिले करने के लिए पहले हमने मेमो दिया, फिर हमने वकालतनामा दिया और उस पर टाइम लगाते रहे और रिटन स्टेटमेंट के लिए मौके लेते रहे। जिस दिन आपने मेमो जमा करवा दिया उस दिन आपका फिर पावर ऑफ अटर्नी का रिटन स्टेटमेंट का टाइम शुरू हो गया। जी सर, 30 दिन वगैरह। जी सर। तो इसका अगर आपने दे दिया और अपेयर हो गए तो फिर पावर ऑफ अटर्नी लेने का टाइम वगैरह वो कोई नहीं, इस तारीख के ऊपर आपका रिकॉर्ड के ऊपर आ गया कि आपको पता चल गया आपके क्लाइंट को
और उस तारीख से आपका 30 दिन का टाइम स्टार्ट हो गया गया। जी सर। और आपका राइट बीच में रिटन स्टेटमेंट का हो जाएगा कि अगली तारीख के ऊपर अगर आप पहले की तरह वकालतनामा उठा के देंगे कि टाइम दो, कॉपी दो, ये करो, वो करो। अब नेक्स्ट स्टेज है सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट या फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 8 कंप्लीट रिटन स्टेटमेंट पे ऑर्डर 8 रूल 1 provides that the defendant may, and if so required by the court, shall at or before first hearing or within such time as the court may permit it, present a written statement for his defense, provided that a period allowed for filing of written statement shall not be ordinarily exceeding from 30 days। ये वही बात है जो सर ने कही है अभी। फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, जब आपको पता चला कि मेरे अगेंस्ट केस हुआ है और आपने मेमो ऑफ अपीयरेंस थ्रू कौंसल अपीयर हुए हैं या थ्रू इन पर्सन हुए हैं वगैरह, तब आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। डेट ऑफ नॉलेज के डेट ऑफ मेमो अपीयरेंस के डेट ऑफ अपीयरेंस सर, अगर आपने अगर तामील आपकी दो हफ्ते पहले हो गई है, रिकॉर्ड के ऊपर अगर आ गई है, तो उस तारीख से आपके 30 दिन शुरू होंगे कि कोर्ट में अपेयर होने से 30 दिन? कोर्ट में अपेयर होने से पहले से, कोर्ट में जब आप अपेयर होंगे तो आपके 30 दिन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उस चीज़ को तो आप डिनाई कर सकते हैं ना, तामील अगर वो भी हो वो डिनाई कर लेते हैं कि मुझे साफ नहीं हुए वगैरह, उस बेस पे तो फिर एक्स पार्टी की तरफ जाता है। रिटन स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग भी आपने बहुत डिटेल से करनी है। अमूमन जो रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल करते हैं तो जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जो प्लेंट पर, उस पर सिंपल ही लिखते हैं फ़िक्रा हाजा गलत है, डिनाइड, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, नहीं देता कोई। लेकिन ये बात मैंडेटरी है कि सिंपल डिनाइल इज़ नॉट डिनाइल। आप जाके उसकी रीज़न देंगे कि आप क्यों डिनाई कर रहे हैं उसके क्लेम को, प्लेंटिफ के क्लेम को। नॉर्मली जो हम देखते हैं तो आप रीज़न नहीं देते कि क्यों डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर 8 रूल 3 के तहत आप स्पेसिफिक डिनाई देंगे कि मैं क्यों डिनाई कर रहा हूँ इस चीज़ को। It shall not sufficient for defendant in his written statement to deny generally the ground alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages। तो रिटन स्टेटमेंट भी जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग भी, पिछले लेक्चर पे सर ने आपको सूट की ड्राफ्टिंग के बारे में बता दिया, द नेम ऑफ द कोर्ट, टाइटल ऑफ द केसेस, टाइटल ऑफ द केस, फिर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, फिर वाइज रिप्लाई, लास्ट में प्रेयर और पार्टीज़ के सिग्नेचर, कौंसल के सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशंस वगैरह सारा कुछ आप लगाएंगे। लेकिन वो आपके नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर है उसमें आपको ड्राफ्टिंग एंड वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी आप रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाएंगे, लिस्ट ऑफ रिलायंस भी आप लगाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आप रिलाई करते हो वो आप रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाएंगे, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन भी करेंगे। अगर वो आपने लिस्ट ऑफ रिलायंस ला, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया तो एट द स्टेज ऑफ एविडेंस आप अपनी ही डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपका रिलाई हो वो आप एग्जिबिट नहीं कर सकते। अब 30 डेज़ के अंदर आपने रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं की तो ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर आपके राइट क्लोज कर दिए जाते हैं, स्टक ऑफ कर दिए जाते हैं आपके राइट। Where any party from whom a written statement is so required fail to present the same within time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it deem fit. Under Order 8 Rule 10 of CPC, the court can close the defendant rights to file written statement. The period allowed for filing of written statement shall not be ordinarily exceeding from 30 days. The government is be allowed in accordance with the provision of section 80 a period of 2 months to file written statement in civil suit filed
without notice under section 80. A judgment given prior thereto is not valid. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेक्शन 80 के तहत 2 मंथ का टाइम रिक्वायरमेंट होती है और प्राइवेट पार्टी को 30 डेज़ के अंदर आपको रिटन स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, अदरवाइज यूर राइट शुड बी क्लोज बाय द कोर्ट। अब अगर आप डिफेंडेंट कौंसल हैं, आपके रिटन स्टेटमेंट का राइट क्लोज हुआ है, तो आपने फिर रिवीजन फाइल करनी है अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC। पंजाब में रिवीजन फाइल करेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया कि इस्लामाबाद में के अमेंडमेंट के थ्रू जब आपके रिटन स्टेटमेंट का राइट क्लोज हो जाता है तो आप उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हो। अगर वो एक्सेप्ट होती है तो आप रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर लेते हो, अदरवाइज़ उसके बाद कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की उस एक्ट ने, तो इसका मतलब है फिर आपको रिट में जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, नेक्स्ट स्टेज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ है। अमूमन जो जिस दिन आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर लेते हो उसी दिन कोर्ट इशू फ्रेम कर लेते हैं। 711 हम जमा करा सकते हैं शुरू के अंदर, इससे ये सारी के सारे हमें वो जी का वो सर मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखी है। पंजाब में ये है कि आप 711 के ग्राउंड रिटन स्टेटमेंट मिलेंगे। अमेंडमेंट एक अमेंडमेंट आई है 2018 में, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे, रिटन स्टेटमेंट में ही आप 711 के ग्राउंड्स लेंगे, तो वो लास्ट में मैंने मेंशन किया है उसका। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। At the first hearing of the suit, the court shall, after reading the plaint and the written statement, if any, and after such examination of the party as may be appear necessary, assert upon which material proposition of facts or law the party are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appear to depend. It is the duty of the judge himself to frame proper issues so that the party may know the controversy. तो फ्रेमिंग जो इश्यूज़ हैं वो जाके जज साहब ख़ुद फ्रेम करेगा। इसमें इस्लामाबाद में भी अमेंडमेंट आई है और पंजाब में भी आई है, वो देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल इसके ये हैं इश्यूज़ की फ्रेमिंग की। अमूमन इसी तरह इशू फ्रेम होते हैं। वेदर द प्लेंटिफ इज़ एंटाइटल्ड फॉर डिग्री एज स्प्रेड इन द सूट, वेदर द प्लेंटिफ हैज़ द काज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ये OPP है, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ पे है। वेदर द सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, ये OPD है, ये डिफेंडेंट ने साबित करना होगा क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने रिटन स्टेटमेंट ग्राउंड लिए, रिटन स्टेटमेंट में ग्राउंड ली होगी कि द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज़ नॉट मेंटेनेबल अंडर फला फला सेक्शन, तो वो इधर साबित करेगा कि क्यों मेंटेनेबल नहीं है। या जो 711 के जो ग्राउंड है बार्ड बाई लॉ है, तो वो सारे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट पे है। आता है तो इसमें अगर OPD अगर आया है तो वो जो प्लेंटिफ है वो ये कह सकते हैं कि मेरा नहीं बनता, ये डिफेंडेंट का बनता है, तो फिर आप प्रोपोज्ड इश्यूज़ देते हैं, अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज़ के एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। जी जी। इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद विद इन 7 डेज़ आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी पड़ती है। ये वो लिस्ट है, इसमें जिस गवाह का, जिस विटनेस का नाम आपने मेंशन किया है वो आप कोर्ट में एज ए विटनेस ला सकते हैं, अदरवाइज़ कोई विटनेस नहीं लेके आ सकते। तो विद इन 7 डेज़ आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट करेंगे। नहीं, एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं।
वो अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि 7 दिन के अंदर अंदर किसी को याद ही नहीं रहता कि कोर्ट ने किया, ऑर्डर किया, लिस्ट। तो अमूमन जो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम कहते हैं प्लान एंड रिटन स्टेटमेंट के साथ लगा देते हैं। वो कोई मामला आप लगा सकते हैं उधर भी, लेकिन अगर आपने उधर नहीं लगाया तब जाके यही स्टेज आपको मिलता है कि इधर आप विदिन 7 डेज जमा कर सकते हैं। सर अगर लिस्ट ऑफ विटनेस जमा ही नहीं करवाई तो क्या उस दिन एविडेंस वाले दिन के ऊपर आप अपने विटनेस को नहीं ला सकते क्या सुप्रीम कोर्ट? इस पे सर जजमेंट तो है कि जो लिस्ट आपने दी है उसके मुताबिक आप विटनेस लाएंगे, नहीं तो फिर आप एप्लीकेशन देंगे अंडर 16 रूल 7 एंड 14 के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उस विटनेस को एज ए कोर्ट विटनेस बुला लें। जी कौन सा सर? इस पे तो कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट्स हैं। द कोर्ट्स काउंसिल कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ क्लाइंट, नाइदर साइन इन एफिडेविट वगैरह वगैरह। अमूमन ये प्रैक्टिस जो आम है कि कौंसल जाके ख़ुद सिग्नेचर भी कर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। CPC में क्लियरली प्रोवाइड है सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 14 एंड 15 में द प्लान या द प्लीडिंग शुड बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज कौंसल, लेकिन वो करते हैं प्रैक्टिस। इस पे सर मैं क्लियर नहीं हूँ। आप नहीं कर सकते। आपका कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का जो लेक्चर दिया था जो बीच में रह गया था, उसमें लिखा हुआ है आप अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ आप यू आर सपोज टू बी डिसइंटरेस्टेड, ज़ाती मुकदमे नहीं करने चाहिए। उसके अंदर ये मेरे ख्याल मेरे पढ़ने के मुताबिक उसमें ममानियत भी है। एक हमारे पास इतने मुकदमे रिवीजन के अंदर आ रहे हैं, वकील सारे का सारा डिस्प्यूटेड मुकदमे में डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स अपने बयान के अंदर जमा करवा देते हैं एंड के अंदर कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ जो रिकॉर्ड है अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का तो सही है, मुफस्सल में अनफॉर्चुनेटली हो ही रहा है। और इसके ऊपर बहुत सीरियस जजमेंट्स आई और इसी नुक्ते पे दर्जनों मुकदमे खारिज हो रहे हैं कि जी वकील साहब को करवाना आता है, एविडेंस है नहीं, वो अपने ना विटनेसेस को बुलवाते हैं ना लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं और वो उसको कहते हैं कि सारे के सारे जरा भी हो जाती है, दोनों पार्टियों को नहीं पता होता। अग्रीमेंट टू सेल पे जरा भी हो गई, अग्रीमेंट टू सेल जरा वगैरह होने के बाद विटनेसेस के बाद वो काउंसिल के बयान के अंदर जमा करवा दिए जाते हैं और दूसरी पार्टी भी ऑब्जेक्ट नहीं करती। ऊपर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो आते कहते हैं वो ये क्या चीज़ है, वकील का क्या ताल्लुक, किस तरीके से डॉक्यूमेंट तो साबित हुआ नहीं। और 100% वाले मुकदमे हमने इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि वकील साहब को इतनी ABC नहीं पता थी कि आप कौन होते हैं डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट साबित करने वाले। विटनेसेस को बुलवाएं, प्रॉपर्ली ये करें, ये वाली प्रैक्टिस बहुत सीरियस है। और यहाँ पे आपको बुलवा के करने का मकसद भी ये है कि ज़ाती मुकदमे मत करो। जब आप अगर इफ़ यू आर अ विटनेस, अपने आप को अपनी ज़िंदगी में इस पोजीशन में आप नहीं लेके आना कि जहाँ पे आपको बतौर विटनेस बुलवाया जा सके। किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस करने की नहीं ज़रूरत, किसी डॉक्यूमेंट का विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं। डॉक्यूमेंट अगर जाके साबित हो जाता कि फेक है या फोर्ज्ड है तो फिर आपका लाइसेंस तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना, या आपके एविडेंस के बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाती है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो फिर ठीक है, मिसकॉन्डक्ट किया कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर हो गया, आप अपने क्लाइंट के लिए आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद भी थे तो आपने फिर भी विटनेस नहीं बनना, इसीलिए बीच में होता है वगैरह। ये करने के लिए ड्राफ्ट मैंने किया तो मैं ले लूँगा, ये मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे बतौर विटनेस होने की। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली का अगर है तो वकील करें मुकदमा, खुद अपने सर पे वैसे भी लेने की नहीं ज़रूरत, बंदे का दिमाग ही नहीं चलता ज़ाती मुकदमे के ऊपर। और ये सारी की सारी चीज़ है। और घर वाले वो आपको पकड़ के बोलते रहते हैं कि मरवा देता है, कर देता है, वो कर दिया इस तरीके से। तो ये जो आपने पॉइंट आउट किया, सवाल ही नहीं पैदा होता। नेवर प्लेस योर सेल्फ इन अ पोजिशन जहाँ पे आपको विटनेस बनना पड़े, और इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप एंड में ये कहते हैं कि मैं एविडेंस क्लोज करता हूँ, आपने वो स्टेटमेंट देनी होती है। और अगर कोई अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, और अनडिस्प्यूटेड भी नहीं बल्कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो शायद दिया जा सकता है। जो उस काजी फैज ईसा साहब की रीसेंट जजमेंट आई, उन्होंने कहा कि तुम लोगों का क्या काम है। सिंध में ऐसा नहीं होता कि कोई हमने नया ही तरीका पंजाब के अंदर निकाल लिया जो कि मुकम्मल तौर पे गलत है।
प्रोफेशनल वकील हो तो वकील ही रहो, ना आपने विटनेस बनना है, ना आपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर कोई कागज करना है। आपको क्या पता कि असली है कि जाली है? बिल्कुल। अगर वो है उसके एविडेंस के अंदर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट उस टाइप के ऊपर एग्जिबिट नहीं हुआ उसकी स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपरली, तो आप अपनी स्टेटमेंट में नहीं करवा सकते। लोग ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आपको फिर बचा सकता उसके अंदर। ये नीचे के लेवल पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसको ज़रा देखे मैंने भाई का, सॉरी ये जो जिस तरह आपने कहा कि हम क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ भी करते हैं तो कल की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वकील के ऊपर आती है। तो इन केस हमने मेमो ऑफ अफेयरेंस दिया है क्लाइंट के बिहाफ पे, तो उसकी कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अगर वो कल को हमारे पास नहीं आता, ये किसी और के थ्रू भी नहीं जाता कोर्ट में, कोर्ट उसके ऊपर कोई करता नहीं है। नो वन इज गोइंग टू गेट इनटू द फैक्ट कि उसने आपको कॉल करके पेश होने के लिए कहा था कि नहीं। यहाँ पे हाँ 2 नंबरियाँ होती हैं कि अपने भाई को प्लेंटिफ ही अपने किसी जानने वाले वकील को कहता है यार मेमो दे दे और फिर गायब हो जाए ताकि एक्स पार्टी हो सके। वहाँ पे वकील के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लायबिलिटी है सर, क्या रेमेडी है इसमें, क्या कार्रवाई हो सकती है चीज़ पे किसी पे जो अगर उसके ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर समझ इस्टेब्लिश होता है कि दोनों पार्टी ये प्लेंटिफ के साथ मिला हुआ था और वो अब्यूज़ कर रहा था ये वगैरह, तो मिसकॉन्डक्ट बनता है। बोनाफाइड के ऊपर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा नहीं यार क्या है वगैरह, किस तरीके से एक हद तक आप कोर्ट के अंदर जमा करवा रहे हैं, टाइम देने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। आपके तो वैसे वकालतनामे में भी लिखा होता है एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू वो फीस वगैरह के ऊपर सेटलमेंट के ऊपर। कई दफ़ा वकालतनामे के बाद आपकी फ़ीस नहीं होती, आप अपना वकालतनामा विड्रॉ करने पे जा सकते हैं। सर फैसलाबाद में सारा प्रयास हम तो उनके पास एक केस आया तो उसमें मुखालफ पार्टी जो थी उसने एक वकील साहब पेश किए, तो नाम ना बताया कर यार बीच में। वकील साहब ने उसमें जो है सारा वो मतलब कहा कि 476 की दरख्वास्त दी, सब कुछ किया, लेकिन बाद में जब दूसरे वकील साहब आए तो वो 476 की दरख्वास्त आ चुके थे। तो दूसरे वकील साहब आए तो वो कहने लगे हम पहले वकील को मानते नहीं, हमारा वकील ही नहीं है, तो इसने जाली वकालतनामा पेश किया। लेकिन वही वकील साहब उनकी अपील एक लगी हुई हाई कोर्ट में, तो उसमें वो उनका वकालतनामा लगा हुआ। यार देखो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपका ख्याल होता है कि आपका, और ये जब हम प्रोफेशनल, मेरे भाई I'm sorry भाई के लेक्चर के अंदर मैं कर रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं प्रोफेशनल, ये कभी ना एक्सपेक्ट करो कि क्लाइंट आपका दोस्त है। जिस बंदे ने ये अज्यूम किया वो मारा गया। आपका मैं कहता हूँ कि जी आपका बड़ा दोस्त है, यार है, फीस वगैरह दी है, मगर जब 12-2 का उसका मुकदमा आप हार जाएंगे तो 12-2 के अंदर लिखेगा कि जी मेरा वकील तो ये था ही नहीं, मेरा वकील खुद दूसरी पार्टी ने खड़ा कर दिया, मेरे वकील ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उसका घर बिक रहा होगा। वो एक और वकील के पास जाएगा, वो कहेगा कि जी मोहम्मद के खिलाफ ये एप्लीकेशन दे दो, तो प्लीज़ अपने आप को आपने एक्सपोज नहीं करना। 12-2 के अंदर नहीं भी बन रहा होता तो वो दे देते हैं कि जी वकील साहब नाल मिले हो, इसी वकील साहब ने ऐ कर देता, वकील साहब ने ये कर दिया, उनकी ऑथराइजेशन नहीं थी। हाँ अल्टीमेटली मसला नहीं होता, लेकिन 8-8 साल वकीलों पर मुकदमे चलते हैं। 12-2 के अंदर आपको पार्टी बनाया होता, कोर्ट ने आपको बुलवा लिया, और यहाँ तक होता है आपको ख़राब करने के लिए, अपना घर बचाने के लिए वो बंदा यहाँ पे आके मिसकॉन्डक्ट की एप्लीकेशन दे देता है। अगर मेंबर जानने वाला तो आपको लाइसेंस जज को दिखाने के लिए सस्पेंड करवा देता कि 12-2 के अंदर कम अज़ कम स्टे तो हो। सो आप यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है ये क्लाइंट वगैरह। एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को आर्म्स लेंथ के ऊपर करोगे, ज़्यादा करोगे, अदरवाइज घूम फिर के इसी तरीके से आ जाते हैं। जिस बंदे के लिए आपने 12 साल लड़ा होता है एक फीस के ऊपर, वो भी आके 12-2 आपके खिलाफ कर देता है कि भाई बी वेरी गुड। और जो हम इधर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह आपने बात की कि मेमो ऑफ अपीयरेंस, तो एक वकील साहब क्यों किसी के केस में मेमो ऑफ अपीयरेंस देगा, और अगर देगा तो फिर उसके पास प्रॉपर फोरम है। अगर डिफेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने इस्टेब्लिश किया तो बार कौंसिल है रिड्रेसल के लिए, सुन सकते हैं उसको। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर विदिन 7 डेज हमने लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं सबमिट करवाई उसके बाद हम क्या कर सकते हैं आगे? सर इसको मैं क्लियर करा रहा हूँ आगे। अगर 1-2 स्लाइड्स आप देख लें तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो जवाब आ जाएगा आपके पास। अब सर ने क्वेश्चन किया था कि क्या अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस में वो नहीं तो जवाब, इसका जो आर्डर 16 रूल 2 है, रूल 1 विद इन 7 डेज का मेकनिज़म प्रोवाइड करता है। रूल 2 कह रहा है ए पार्टी शेल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेस अदर देन दूज कंटेन इन द सेड लिस्ट एक्सेप्ट
with the permission of the court and after showing sufficient good cause for omission of the said witness from the list, and if the court grant such permission, it shall record reason for doing so. तो जाके बाद में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में। पंजाब में इधर डिफरेंट है थोड़ा। जी, तो फिर आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, आप नहीं लेके आ सकते अपने विटनेस को, डिफेंडेड एविडेंस के लिए फिक्स हो जाएगा। तो फिर अगर आप एग्रीव्ड हैं तो उस आर्डर को जाके अपील, रिवीजन या रिव्यू में लेके जाए। इस पे मेरे भाई से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि अब जज अथॉरिटीज़ में भी इख्तलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की एक शायद जजमेंट मौजूद है जिसमें उसने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया है कि दिस ओनली अप्लाइज टू जो कि कोर्ट ने समन करने होते हैं विटनेसेस। आप अपने एविडेंस वाले दिन के ऊपर किसी को भी, उन्होंने यहाँ तक बीच में बात की, आप किसी को ला सकते हैं जिसको आप खुद ला सकते हैं और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आएगी। मगर ज़्यादातर जजमेंट्स के अंदर यही है, इसमें इख्तलाफ है, ये कोई इतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं है, लेकिन नुक्ता आप सारों के लिए ये 7 दिनों के अंदर देनी है लिस्ट ऑफ विटनेस। बल्कि दावा जब बना रहे हो भाई पता होना चाहिए कौन सा है वगैरह, किसको विटनेस कॉल करना है, ये इश्यूज फ्रेम होने के बाद जाके हाँ उन्होंने कोई चीज़ डिनाई कर दी, उसके लिए अब साबित करने के लिए इसको बुलवाना है, ये मकसद है। मगर यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि किसको बुलवाना है, किसको नहीं बुलवाना, उन 7 दिनों में आपने करना है। करो इसमें संदिग्ध के वाले से एक क्वेश्चन था कि जिस तरह हमारा क्रिमिनल कोर्ट में अगर हम संदिग्ध वगैरह करते हैं तो उसका प्रॉपर आगे जो स्टेप्स हैं, वारंट्स हैं, पब्लिकेशन है, अटैचमेंट है, वो सारा कुछ है। इसमें अगर हमने एक गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है, गवर्नमेंट सर्वर को बनाया है और बार बार उसको कोर्ट की तरफ से संदिग्ध हो रही है, तो क्या वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, उसका वारंट हो गए, पब्लिकेशन या इस तरह मतलब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इस सूरत में जाएंगे या कैसे जाएंगे? आज मैंने डिफेंडेंट के तौर पे एक पब्लिक सर्वेंट को जो है ना पार्टी बनाया हुआ है, तो उसको कोर्ट की तरफ से संदिग्ध हो रही है, वो नहीं आ रहा, कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, तो संदिग्ध के बाद फिर इसमें क्या स्टेप आगे जाएंगे? तो अगर आपने पार्टी बनाया तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी आर्डर होगी, एक्स पार्टी क्रिमिनल। आपने उसको पार्टी बनाया है कि विटनेस बनाया है? वो दो अलग चीज़ है, मगर उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्यों होगी? एक्स पार्टी में चलने के संदिग्ध का प्रोसीजर ये विटनेस समन करना और डिफेंडेंट बनाना आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। सर दोनों केसेस में आप डिफेंडेंट उसका मुझे पता लग गया वो एक्स पार्टी होगी, अगर डिफेंडेंट के तौर पर तो एक्स पार्टी चला गया, अब अगर विटनेस के तौर पर इसको कंसीडर करें तो फिर क्या होगा? संदिग्ध के बाद कौन सा प्रोसीजर? एज अ विटनेस हमने उसको संदिग्ध की है कोर्ट ने, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा, तो इससे आगे नेक्स्ट क्या स्टेप क्या करेगा? कोर्ट जाके उसके अगेंस्ट ऑर्डर कर सकते हैं ना, सैलरी अटैच कर सकता है, उसको बुला सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं जाएंगे ना, अपने ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कराएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट के ऑर्डर आप कंप्लाई नहीं कर रहे। ट्रायल कोर्ट में विटनेसेस दी और फिर वो अगर उसको नहीं करवाता उसने, लेकिन वो फैसला हो गया ट्रायल कोर्ट से, तो एपलेट कोर्ट ने जो है हमें अपने एडिशनल टाइप में विटनेसेस जो उनकी दफा दे सकते यार पहले इस लेवल पे चल ये वाले सवाल आप थोड़ी देर के लिए पाक कर लो, नहीं तो हम यहाँ पे ही फंसे हुए हैं और सारा आप फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक माहिर हो जाएंगे, आगे पता ही नहीं होगा, पहले आगे ट्रेन चल रहे हैं तो बाकी देख लेंगे, एंड में कर लेंगे। आप अपील का पूछ रहे हैं जी, ये वो सर की बात है कि इसमें फॉर एंड अगेंस्ट दोनों जजमेंट मौजूद है। ये witnesses other than those named in the list of witnesses cannot be called, but the court can allow party to call such witnesses on good cause for omission of being shown। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है इसमें वो प्रोवाइड कर रहा है कि वो आ सकता। रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है ना, PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 255 टू PLD 13 सुप्रीम कोर्ट 417। अब जो कोर्ट विटनेसेस की बात है वो जाके आर्डर 7 एंड आर्डर 14 में डिफाइन है। आर्डर 16 रूल 7 पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट।
any person present in court may be required by the court to give evidence or to produce any document and there which is in possession or power. ये जाके जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस से हट के बात है, अगर कोई भी विटनेस कोर्ट को लगे कि ये इसका आना ज़रूरी है तो कोर्ट आके अपने पावर के उस आर्डर 16 रूल 7 के तहत कॉल कर सकता है। आर्डर 7 रूल 14 जो है उसमें इन्हीं स्ट्रेंजर को भी बुला सकता है कोर्ट। आर्डर 16 रूल 14 कोर्ट में ऑफ इट्स ओन पावर, ये शायद मिसिंग है, समन एज विटनेस स्ट्रेंजर टू द सूट। तो कोर्ट किसी भी बंदे को एज ए विटनेस बुला सकता है अंडर आर्डर 16 रूल 14। और सर जी वो क्यों जाएगा, कोई ग्राउंड्स होंगे ना। विदाउट अगर नोटिस कर दिया उसका आना ज़रूरी है, उसके पास एक रिकॉर्ड है, वो कोर्ट कॉल करे कि आ जाए, क्या उसके पास ग्राउंड होंगे कि मैं अपील में जाऊँ। और अगर इस स्टेज पे आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए एविडेंस स्टेज पे, तो आप जाके 13(2) की एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर आर्डर 13 रूल 2 के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स फिर अगर कोर्ट परमिट करे तो आपको जमा कर सकते हैं। अब विटनेस आने के बाद एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होंगे? आपकी इजाज़त से सर, एविडेंस से पहले क्या अगर फॉर एग्जांपल 7-11 का नुक्ता है और मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, क्या कोई इशू प्रिलिमिनरी ट्रीट करवा के आप एविडेंस से पहले उसके ऊपर लीगल क्वेश्चन पे एडजुडिकेट करवा सकते हैं? सर अगर 7-11 तो एट एनी स्टेज आप दे सकते हैं। वो नहीं, वो तो आपने रिटन स्टेटमेंट में ले लिया, एनी स्टेज पे तो आप नहीं कर सकते। एविडेंस से पहले आप प्रिलिमिनरी इश्यूज के तौर के ऊपर ट्रीट करने के लिए एप्लीकेशन दे के रादर दैन के सारी की सारी मुशक्क़त करें और एंड में लिमिटेशन पे या लिमिटेशन की जगह ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती कि बैंकिंग का मामला है यहाँ पे एंटरटेन हो रहा है, तो आप एविडेंस से पहले करवा सकते हैं। जी सर, प्रिलिमिनरी की आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो है ये डिसाइड करना है, उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो डिसाइड करेगी या ट्रायल कोर्ट करेगी? एवरीथिंग अप टू द फ्रेमिंग और यही क्वेश्चन, ये अभाम है लॉ के अंदर क्लियर नहीं लिखा हुआ प्रिंस, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वगैरह यहाँ पे अप टिल द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा, वो फिर फाइल उठा के ट्रायल पे दे देगा। अगर पेंडिंग है 7-11 की तो अगला वाला करेगा। और कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, मिसलेनियस एप्लीकेशन सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने हैंडल करनी, इस पे अभाम है और अभी तक कोई क्लियर जजमेंट नहीं आई। सर वो तो फौरी तौर पे एविडेंस कॉल कर लेता है जब वो ट्रायल के पास जाती है, वो 7-11 की इशू तो होती है। यही मैं कह रहा हूँ ना, एक तरीके से उन्होंने नथी कर लिया, एक तरीके से नलिफाई 7-11 का मकसद कर दिया। बट वंस अगेन भाई का लेक्चर है यार, पहले ये हो लेने तो इसके ऊपर एंड में डिटेल के अंदर बात करेंगे और आपको आगे बहुत मौका भी मिलेगा ये सारे का सारा करने। एविडेंस के ऊपर जो लेकर लेक्चर होंगे, एक दफ़ा प्लीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है। क्वेश्चंस का तो एविडेंस जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिफ विटनेस बाय द डिफेंडेंट कौंसल। एविडेंस इस तरह रिकॉर्ड होना है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड होगा, फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करेंगे, फिर उस पे जो डिफेंडेंट कौंसल है वो क्रॉस एग्जामिन करेगा प्लेंटिफ विटनेस पे। Order 18 Rule 2 of the CPC, statement and production of document. On the day fixed for hearing of the suit or on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence in support of the issue, which is bound to prove. जो एविडेंस आप सबमिट करेंगे तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके होगा, वो साबित करेंगे। The other party shall then state his case and produce his evidence if any, and may then address the court generally in whole case.
The party beginning may then reply generally on the whole case. कानूनी शहादत का आर्टिकल 132 एग्जामिनेशन इन चीफ. The examination of a witness by a party who call him shall be called examination in chief. The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination. The examination of witness subsequent to the cross-examination by the party who call him shall be called re-examination. Article 133 of Kanuni Shahadat Order. Order of examination. Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desire cross-examined, then if the party calling him so desire will be re-examined. तो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स. अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उसी चीफ में ही अपने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराएं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई गवर्नमेंट इदारे की वो कि मैं फ़लाँ इस इदारे में फ़लाँ टाइम से काम कर रहा हूँ, सो अथॉरिटी लेटर एग्जिबिट P1, और पूरा जो सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं डिफेंडेंट इदारे में एज ये काम कर रहा था जिसकी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह एग्जिबिट ये, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी चीफ में ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह एग्जिबिट करें. सर फोटोकॉपी एग्जिबिट हो सकती है? नहीं सर, फोटोकॉपी एग्जिबिट नहीं. बेसिकली फ़ोटोकॉपी एग्जिबिट नहीं हो सकती, और कन्फ्रंट आप हर डॉक्यूमेंट किसी को नहीं कर सकते. वो डॉक्यूमेंट जिस पे किसी पार्टी के सिग्नेचर हो या जिसने खुद बनाए हो वो डॉक्यूमेंट आपका कन्फ्रंट कराएंगे, अदरवाइज. और इंडियन ओरिजिनल दोस्त गलतियाँ यही करते हैं कि फ़ोटोकॉपी साथ लगाई होती है और अब डॉक्यूमेंट भी जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो फ़ोटोकॉपी ही करवा रहे होते हैं. किसके कब्जे में ओरिजिनल है वो भी क्रूशल होता है. नोटिस टू एडमिट एंड डिनाई, नोटिस टू प्रोड्यूस वगैरह वो चीज़ें भी आएंगी. तो ये अगर अपने जहन के अंदर रखा करें दोस्त, ये भी बहुत गलतियाँ करते हैं कि फ़ोटोकॉपी के ऊपर ही वो वहाँ पे मार्क हो जाता है और फिर अपील के स्टेज के ऊपर खारिज हो जाता है. सर डॉक्यूमेंट साथ लगा हुआ था, दावे के फोटोकॉपी लगी हुई, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट की फोटोकॉपी या टिकट की लगी हुई है, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा कि ये आपके है, ये इसको आप एडमिट करते हैं या आपने साथ लगाई हुई है, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है. उसने उसको कन्वर्ट किया, एडमिट किया उसने, और उसके ऊपर जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एग्जीक्यूटिव मार्क. बात यह है कि एक तो पर्सनल केस की आप वो कर रहे हैं ना, तो हर नेचर और हर चीज़ का डिफरेंस वो होता है. दूसरी बात यह है कि अपोजिंग कौंसल पे भी डिपेंड करता है. अगर वो कन्फ्रंट कराता हो उसी वक्त अपोज कर लेता कि ये कन्फ्रंट नहीं करा सकता. नहीं करेगा तो नहीं हो सकता. हाँ, अगर इन केस करा सकता है तो ये फोटोकॉपी के ऊपर भी एग्री नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता. हाँ, मेरा सवाल है सर, तो मार्क करवाया जाता है, मार्क ए और बी, वीडियो नहीं है, वो पढ़ा नहीं जाता. वो कोर्ट के लिए सवाल उसके ऊपर होता है कि मानना है कि नहीं, उसको एग्जिबिट करना है कि नहीं. मुकदमा आपका एग्जिबिट्स पर ही डिसाइड होगा, मार्क्स पे डिसाइड नहीं होगा. जब तक मार्क अगर कन्वर्ट नहीं होती है एग्जिबिट में तो आप फारिग हैं. अब कई नोटिफिकेशंस आए, लाहौर हाई कोर्ट की भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी है कि आप मार्क कर ही नहीं सकते, कोर्ट लेती ही नहीं है मार्क डॉक्यूमेंट्स. ये डॉक्यूमेंट्स का हो गया. अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ एग्जिबिट करेगा उस पर PW लगेगा, PW1, PW2 या PW3. क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये आप समझ लें कि केस का जो मेन जान है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है. इसमें आपने पार्टी की पूरे केस को डिस्ट्रॉय करना होता है, और ये अगर आपने ठीक तरह से किया तो आप केस का रुख बदल सकते हो. अगर वो कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्लेंट और एग्जामिनेशन इन चीफ में क्लैश होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई डेट गलत, तो इसमें आप पूरा केस डिस्ट्रॉय कर लेते हो. तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन जो केस है ना, ये पूरा का पूरा आपके शार्पनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने शार्प हो और कितना आप मवाद निकाल सकते हो. The plaintiff witness is to be cross-examined by the defendant counsel. Right to cross-examine invaluable right of the party, and it is mean of discovering the truth of which he or she should not be lightly deprived. तो आप जाके बेसिकली जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, आप विटनेस की मुंह से सच उगलवा रहे होते हो.
और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन करते हो। इसमें बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेंटिफ ने किसी एक बात पे रिलाई किया है अपने एग्ज़ामिनेशन इन चीफ पे कि मेरे साथ फ़लाँ 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 वाक़या हुआ था या डिफेंडेंट ने ये किया है। अगर आपने उसी की पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं किया तो इसका मतलब है आप उसकी बात को एडमिट कर रहे हो और वो आपके अगेंस्ट जाएगी और इस पे बेतहाशा जजमेंट है। फिक्स एन एग्जामिनेशन इन चीफ नॉट क्रॉस एग्जामिन बाय द पार्टी सच पार्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन एन एग्जामिनेशन इन चीफ शिल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड। इसका मतलब है आप उसकी बात मानते हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2004। When any witness is not cross-examined on the stance taken by him in examination in chief, determined to admission, और ये आप एडमिट कर रहे हो उसकी बात को। Fic disposed examination in chief if not cross-examination would be deemed to have been admitted। केस कॉल हो गया 20 मिनट तो आपके जी जी बिल्कुल ठीक। ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो अगर एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने कोई बात पे रिलाई किया है और आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया, क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो इसका मतलब है आप एडमिट कर रहे हैं उस बात को और वो आपके अगेंस्ट जाएगी। उसके बाद डिफेंडेंट विटनेस का भी सेम मेकनिज़म है जो कि प्लेंटिफ विटनेस का। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल, लिस्ट ऑफ रिलायंस में लिखना ज़रूरी है। बेसिकली मैं जाके इस पे मैं चाहता था कि मैं बात करूं, लेकिन चूंकि आप लोगों का कल का जो लेक्चर है ना वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच विद द प्लांट से रिलेटेड है, तो वो मेरे ख्याल में उसमें आपके साथ क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, एक लिस्ट ऑफ रिलायंस होता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो लिस्ट है जो कि आप अपने प्लांट के साथ जितनी भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हो वो उसी लिस्ट में मेंशन करना ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ रिलायंस वो डॉक्यूमेंट है जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हो, बट द स्टेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटिशन द सेम डॉक्यूमेंट इज़ नॉट इन योर पोजीशन विच इज़ इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर पार्टी वगैरह वगैरह। तो फिर आप उसमें 3 कॉलम होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने प्लांट के साथ लगा रहे हो वो भी मेंशन करने होते हैं, जी हाँ मैंने लगाए हैं ये डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाना चाहते हो, आपके कब्ज़े में है, आप लगाना चाहते हो बट अभी आप नहीं दे रहे हो, एट द स्टेज आप एविडेंस प्रोड्यूस करोगे, वो भी आप लेके आ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो किसी और के पोजीशन में है वो डॉक्यूमेंट भी आप जाके उस लिस्ट में लिखोगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट उसको नोटिस करेगी दूसरी पार्टी को और उससे कॉल करेगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जिबिट उस स्टेज पे नहीं लेके आए, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, क्योंकि अगर मैं आपका अपोजिंग कौंसल हूँ तो आप कोई भी और डॉक्यूमेंट लेके आओगे, मैं अपोज करूँगा कि ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है, आर्डर 7 रूल 14 प्रोवाइड कर रहा है कि ये दे दे, नहीं दे सकता, तो मैं तो अपोज करूँगा, आप एग्जिबिट नहीं कर सकते। फिर क्या है कि आर्डर 13 रूल 2 के तहत आप एप्लीकेशन फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, वो एप्लीकेशन आप देंगे, उसका फिर मैं जवाब दूंगा, उस पर आप अपना स्टांस लेंगे, मैं अपना स्टांस लेंगे, फिर उस पर जजमेंट है। बेसिकली इस पे के इंटरप्रिटेशन है ना, और जाके पहले और बाद की को अगर पहले दे दें तो फिर बहुत बेहतर है, नहीं तो जाके अपोज करेगा कि अब इसके, क्योंकि इधर आपने अपने एविडेंस में लिखा होगा कि मेरा जो एविडेंस है वो क्लोज कर रहा हूँ मैं और मेरे कोई और डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं है, तो फिर वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आएगी कोर्ट। लेकिन बेहतर है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स जिस पे आप रिलाई कर रहे हों वो आपको लगे कि मैंने एग्जिबिट करने हैं, एविडेंस से पहले आप एप्लीकेशन दें। चीफ की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं फिर आप क्वेश्चन करेंगे ना, अपने विटनेस से आप चीफ कराएंगे। हाँ,
कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उससे पूछेंगे अच्छा बताएं ये इस तरह है, आपका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। हाँ। आप पंजाब में कि इस्लामाबाद में भी है, वो अमेंडमेंट के थ्रू अब एविडेंस थ्रू कमीशन भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। पंजाब में इसी जो 2021 ECMR 857 जो है ये आप लोग पढ़ लें। ये अगर आप कोर्ट के पास टाइम नहीं है या जो भी है तो वो लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। देखना, लोकल कमीशन शुड बी अपॉइंटेड ऑन द कंसेंट ऑफ पार्टीज, अदरवाइज द कोर्ट शुड रिकॉर्ड द एविडेंस। जब दोनों पार्टी एग्री हो तब लोकल कमीशन अपॉइंट होगा, वो अदरवाइज नहीं होगा। ये नीचे जो जजमेंट है आप ये देख लें, जो आपने क्वेश्चन किया 2019 वाइल आर 1404 लाहौर, evidence is to be recorded by the presiding officer or under his dictation, and in case evidence was recorded by the local commission then the same should be under the supervision and in presence of presiding officer. Presiding officer was gave a certificate that evidence had been recorded in his presence by the local commission with the consent of parties. इस पे रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी डिटेल जजमेंट है, वो आप देख लें कि जब तक पार्टी का कंसेंट ना हो लोकल कमीशन आप नहीं अपॉइंट कर सकते, कोर्ट खुद करेगा। दूसरा, गालिबन पंजाब में ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में जो जिस अमेंडमेंट की मैंने बात की है उसके थ्रू लोकल कमीशन के थ्रू उसमें लोकल कमीशन के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। और एफिडेविट का कंसेप्ट कि जाके आप अपने एग्जामिनेशन इन चीफ को एक एफिडेविट पे लिख के जमा कर लेते तो पे और उस पे कोर्ट जो है वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। देखना, इंडेक्स जो है वो तो आप अपनी सहूलत के लिए बनाते हो ना, कि मेरा फ़लाँ डॉक्यूमेंट फ़लाँ पेज पे लगा हो। जब आप आर्गू कर रहे होते हो तो आप कोर्ट को बताते हो सर पेज नंबर फ़लाँ देखें, तो वो तो आपकी सहूलत के लिए। अच्छा, एक 17(3) का वो है, अगर कोई पार्टी स्पेसिफिक टाइम में जो कि कोर्ट ने ग्रांट किया है उसमें वो अपने विटनेस को प्रोड्यूस नहीं करती तो ऑर्डर 17 रूल 3 के तहत उसका राइट क्लोज हो जाता है। ऑर्डर 17 रूल 3, कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग आइदर पार्टी फेल टू प्रोड्यूस evidence etc. where any party to issue to whom time has been granted fail to produce his evidence or to cause the attendance of his witness or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may notwithstanding such default proceed to decide the suit forthwith. अमूमन जब कोर्ट के पास ये लास्ट नोटिस होता है, अगर आपने महीना लगा दिया 2 लगा दिया एविडेंस नहीं लेके आते तो आपको सबसे पहले 17(3) का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद आपका राइट क्लोज कर दिया जाता है। जब आपका राइट एविडेंस का राइट क्लोज हो जाए तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अब जब एविडेंस कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्टीज़ के, कोई भी मिसलीनियस एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, तो फिर केस फिक्स हो जाता है फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए। एज सून इज़ द स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ ए सूट। अच्छा, आर्गूमेंट जो है ऑर्डर 20 रूल 1 सब रूल 1 के तहत होती है। As soon as the stage of hearing of the suit and examination of witnesses over, then the suit is kept for next stage arguments. Once the evidence has been submitted and cross-examination is conducted by both the party, then both sides are allowed to present a summary of the case and evidence to the judge. इसमें पंजाब की जो अमेंडमेंट है वो पढ़ लेता हूँ मैं। On the completion of evidence, the court shall fix the date not exceeding 15 days for submission of
रिटन आर्गूमेंट्स अलॉन्ग विद द रिलेवेंट केस लॉ बाय द पार्टीज। तो पंजाब में ये आप रिटन आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं, कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। केस लॉ से भी ये इस्टेब्लिश है, क्योंकि आर्गूमेंट्स को सीपीसी ने डिफ़ाइन नहीं किया, ये जाके इधर से ही वो जजमेंट की डेफिनेशन में है, लेकिन आफ्टर हेयरिंग द आर्गूमेंट्स द जजमेंट शुड बी अनाउंस। तो इधर से हमने ये प्रोविज़न लिया है कि आप आर्डर 20 रूल 1 के तहत आर्गू कर सकते हो। इट इज़ ओब्लिगेटेड टू एसेंशियल फॉर द कोर्ट टू फिक्स द डेट फॉर हेयरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स ऑफ पार्टीज अपॉन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस। केस लॉ से ये स्टांस मिलता है कि आप आर्गूमेंट्स करेंगे केस को, अदरवाइज सीपीसी ने ये लिखा नहीं है कि आफ्टर क्लियर डेफिनेशन इस पे नहीं है। द पार्टी हैव ए वेस्टेड राइट टू हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ कंडक्टिंग आर्गूमेंट्स बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ फाइनल जजमेंट। ये नीचे मैंने लिखा है कि आर्गूमेंट्स का वर्ड डिफाइन नहीं किया गया, हाउएवर आर्डर 20 रूल 1 के तहत आर्गूमेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आर्गूमेंट्स के बाद फाइनल जो स्टेज है वो है जजमेंट। द कोर्ट शेल आफ्टर हेयरिंग द कोर्ट शेल आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड प्रोनाउंस जजमेंट इन ओपन कोर्ट आइदर एट वंस और ऑन सम फ्यूचर डे नॉट एक्सीडिंग 30 days of which due notice shall be given to the parties or advocate। आर्गूमेंट्स के दौरान कोर्ट जजमेंट रिजर्व कर लेता है फॉर आर्डर, और अनाउंसमेंट के लिए फिर एक दिन रखते हैं, और उसमें कौंसल को भी नोटिस दिया जाता है। ये प्रैक्टिस अमूमन है कोर्ट में है, क्योंकि सिविल कोर्ट में तो आपको एडवांस में पता होता है कि मेरा केस कब के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर दिए, तो मुझे जो नेक्स्ट डेट मिलेगी 5 दिन बाद, वो मुझे इस डायरेक्शन के साथ मिलेगी कि केस इज़ एडजर्न फॉर फाइनल आर्गूमेंट्स या फॉर जजमेंट इन डिक्री। The court, after submission of the written arguments under sub rule 1 and after hearing the oral submission, if so required, pronounce judgment and open either at once or some future date, not exceeding 15 days। तो ये 15 days के अंदर अंदर कोर्ट जो है उसको जजमेंट अनाउंस करनी चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्गूमेंट्स। जजमेंट जो है जजमेंट सीपीसी में डिफाइंड है, Section 2 subsection 9। A judgment means a judicial decision of court or judge। A judgment need not necessarily deal with all the matters and issued, but may determine only those issues the decision whereof will have the effect of either adjudication all the matter and controversy will be result in the final disposal of the suit। तो जो जजमेंट की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने सीपीसी सेक्शन 2(9) के तहत देखनी है। जजमेंट के बाद प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, कोर्ट डिक्री बना लेता है, और डिक्री की डेफिनेशन इतनी वो नहीं है, सीपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइन है। डिक्री मीन्स ए फॉर्मल एक्सप्रेशन of an adjudication which so far as regard the court expressing it conclusively determine the rights of parties with regard to all or any of the matters and controversy in the suit and may be either preliminary or final। तो basically judgment decree mean to write determination the right of parties। फलां बंदे ने किसके कितने पैसे देने हैं, किसके कितना इंटरेस्ट, तो जजमेंट में वो सारा कुछ डिफ़ाइन किया गया। अगर कोई कास्ट लगाई गई हो, कोई और एक्सपेंसेस डाली गई हो, तो डिक्री में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। डिसमिसल ऑन डिफ़ॉल्ट ही है ना, सूट डिसमिस ड्यू टू नॉट सबमिशन ऑफ प्रोसेस फी डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, उसमें फिर डिक्री नहीं बनती। द प्लेंटिफ इज़ नॉट अफेयर देयरफॉर द सूट इज़ हेयर बाय डिसमिस, उसमें डिक्री नहीं बनती। अच्छा, जिस बंदे के फेवर में डिक्री आ जाती है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3
डिक्री होल्डर मीन एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिक्री हैज़ बीन पास्ड आर एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। और जिस बंदे के अगेंस्ट डिक्री आती है उसको जजमेंट डेटर्स कहते हैं। ऑर्डर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जजमेंट डेटर्स मीन एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। ये सिविल का जो स्टेजेस ऑफ सिविल सूट है वो इधर क्लोज हो जाते हैं। अब आगे मैंने कुछ स्लाइड्स लेके हैं। इस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आपको नोटिस समन रिसीव हो जाते हैं, अगर वो केस काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहा या बार्ड बाय लॉ है या अंडर वैल्यू है, तब जाके आप सेपरेट एक एप्लीकेशन दे सकते हो। इस्लामाबाद, केपी और सिंध वगैरह में सेपरेट एक एप्लीकेशन दे देते हो, एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ लैंड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। पंजाब में ये लाहौर अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप सेम ग्राउंड जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन की बजाय उसी प्लांट में, उसी पटिशन में देंगे। तो इस्लामाबाद में जब हम 711 फाइल करते हैं, 711 का दूसरी पार्टी जवाब दे देती है, फिर जाके ये ट्रायल शुरू होने से पहले मेंटेनेबिलिटी ऑफ केस डिसाइड हो जाता है। अगर वो मेंटेनेबल है तो आगे ट्रायल शुरू हो जाता है, एविडेंस की तरफ बात चलती है। अगर वो मेंटेनेबल नहीं है तो डिसमिस किया जाता है। ये कुछ जो आर्डर्स हैं, गैर मामूली से आर्डर हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पहले मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया, डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस फी। ये वो तलबानी की बात है। अगर समन के दौरान आप इस केस की, वो जो भाई ने क्वेश्चन की, इस केस की इसकी फिर डिग्री नहीं बनती। अगर आपने नोटिस टाइम पे सर्व नहीं किए और प्रोसेस फी सबमिट नहीं की तो ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत आपका केस डिसमिस हो जाता है। फिर दूसरी एक काइंड ऑफ डिसमिसल है, नो वन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत। एक और डिसमिसल है ऑर्डर 9 रूल 8 के तहत, प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर। इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? ऑर्डर 9 रूल 3 एंड ऑर्डर 9 रूल 8 में अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? फिर डिसमिस तो हो गया, कल को रिस्टोरेशन दे। जो अगर डिसमिस हो गया आपका अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत, तब आप एप्लीकेशन देंगे अंडर ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत। जी, अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नीचे वाला ऑर्डर 9 रूल 8 के तहत आपकी केस डिसमिस हो जाती है, इसकी एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत आप देंगे। इसमें नोटिस कर समन कराना मैंडेटरी है दूसरी पार्टी को। और जो दूसरा डिसमिसल है ऑर्डर 9 रूल 3 का, इसमें विदाउट इशुएंस ऑफ नोटिस द कोर्ट कैन रिस्टोर द केस। डिफरेंस इन दोनों में यही है। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग एंड एक्स पार्टी डिक्री का है कोई आइडिया? ठीक है, ठीक है। मतलब कि सर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की होगी कि कहीं तक तो वो मुद्दा जो आता है डिफेंडेंट जो है, लेकिन बाद में मुझे वगैरह हो गया
जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर सारे समन इशू हो गए और डिफेंडेंट नहीं आया तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं। अगर उसमें 3 डिफेंडेंट है, एक के अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करके बाकी की हद तक केस चलाएंगे कोर्ट। और एक्स पार्टी डिक्री मतलब आपका जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के बाद तब भी आप कोर्ट में नहीं, आपने एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं किए, आपने दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया, तब आपके अगेंस्ट प्रॉपर डिक्री आती है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेटिस्फाइड करने की जो एप्लीकेशन है वो ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत फाइल होनी है, और एक्स पार्टी डिक्री को सेटिस्फाइड करने के लिए एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत फाइल होगी। सेकेंडली, अगर द डिक्री विच वाज obtained by fraud, by misrepresentation or by want of jurisdiction, the same is to be satisfied under section 12(2) of the CPC। 12(2) की एप्लीकेशन देंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन पे अगर कोई डिक्री किसी ने हासिल किया, लेकिन पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड जो है वो आप इस्टेब्लिश कराएंगे। ये वैसे जनरली मैंने कर दिया, अमूमन सीनियर के बिहाफ पे हम जाते हैं एडजर्नमेंट लेने के लिए, लेकिन शायद हमें एडजर्नमेंट की प्रोविज़न का पता नहीं है कि किस प्रोविज़न के तहत हम कोर्ट में एडजर्नमेंट ले सकते हैं। तो उसके पीछे आप, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन के ऊपर भी आप रिलेवेंट प्रोविज़न लिखें। तो ऑर्डर 17 रूल 1 के तहत आप एडजर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे। अगर इशू फ्रेम हो जाते हैं उस वक्त तक जो है इशू फ्रेम होते हैं उस वक्त तक जज फंड आता रहता है, लेकिन उसके बाद नहीं आता तो फिर एक्स पार्टी डिग्री होगा या केस फैसला होगा? डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट देखना, पहली बात यह है कि इशू फ्रेम हो गए, डिफेंडेंट नहीं आता, प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस रिकॉर्ड कर दिए, प्लेंटिफ ने जब एविडेंस रिकॉर्ड कर दिए तो डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट का राइट टू क्रॉस एग्जामिन द प्लेंटिफ विटनेस क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जाके उसके एविडेंस के लिए 1-2 मौके दिए जाएंगे और डिक्री आ जाएगी। अच्छा, ये इधर तक हमारे जो कंटेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब ज़रा मैं अपनी किताबों की एडवर्टाइजमेंट करूँगा। ये फर्स्ट बुक है मेरी ना, ये स्लाइड वैसे शेयर किए गए हैं, ये आप लोगों को मिल सकते हैं, और आगे भी जाके ये वीडियो और ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे हम, तो आप जाके वो इस्लामाबाद पंजाब बार कौंसिल की साइट पे भी मिल सकते हैं, और हमारे जो RSL की वेबसाइट है उस पर भी मिलेगी, और जाके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप बिल्कुल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये मिल जाएंगे आप लोग। ये जब मैं पार्ट 3 का स्टूडेंट था तब मैंने ये किताब लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन। थैंक यू। ये इस बुक में मैंने सिविल सूट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारा जो प्रोसीजर, चूँकि उस वक्त मैं भी स्टूडेंट था, मुझे लीगल चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फॉलो करता रहा हूँ चीज़ों को, कोर्ट के विजिट्स के हैं, ट्रिब्यूनल के विजिट के हैं, तो मैंने सारे जो प्रोसीजरल मेकनिज़म है वो इस किताब में लिखी। इसमें लीगल चीज़ें बहुत कम थी, फिर जाके वो मैंने डिफरेंट जो सीनियर वकला है उनको दिए, हाई कोर्ट के जजेस को दिए हैं कि इस पे मैं और बेहतर काम करना चाहता हूँ तो आप मुझे बता दें। उस पर फिर रिकमेंडेशन आने लगी कि आपने प्रोसीजरली ज़्यादा टच दिया है, थोड़ा लीगली इसको, प्रोसीजर को लीगल के साथ आइडेंटिफाई करो। फिर इसकी सेकेंड एडिशन यही आई है। बेसिकली ये जो 2 किताबें हैं ये इनसाइड द कोर्ट प्रोसीडिंग को डिफ़ाइन नहीं कर रही हैं, ये आउटसाइड द कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइंट की मीटिंग से लेकर इंस्टीट्यूशन ब्रांच पर ये दोनों किताबें रुक जाती हैं। क्लाइंट से आपने मीटिंग की, फ़ोन पे बात की, ऑफिस बुला लिया, मीटिंग की, प्रपोजिशन समझ के लीगल नोटिस सर्व किया, फिर आपने केस को किस तरह ड्राफ्ट करना है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये ऑलमोस्ट 500-600 पेजेस की बुक है। इसमें सिर्फ सिविल सूट नहीं है, सिविल सूट, एग्जीक्यूशन, कंटेम्प्ट, रिटन स्टेटमेंट, 711 एप्लीकेशन, 12(2) एप्लीकेशन, अपील, रिवीजन, रिव्यू, क्रिमिनल ट्रायल,
बेल बिफोर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट, सपुर्दारी एप्लीकेशन, सब कुछ मैंने मेंशन किया जितना मुझे पता है, और जिधर जनरल जो प्रैक्टिस है वो सारी मैंने इसमें बता दी। जी भाई, ये जाके सेकंड एडिशन है, अब तकरीबन 2-3 महीने बाद इसकी थर्ड एडिशन आ जाएगी। उसमें फिर मैंने प्रॉपर वो जो स्पेसिमेन ऑफ फॉर एग्जांपल सूट को मैंने डिफ़ाइन किया तो उसका स्पेसिमेन फिर मैंने लगा दिया है, लेकिन वो मैं ज़्यादा इस वजह से इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये 500-600 पेजेस की है, और अगर आप स्पेसिमेन लगा दें तो 800-900 पेजेस की हो जाएगी, जो कि स्टूडेंट फिर इतनी बड़ी किताब से घबरा जाते हैं, वो पढ़ते नहीं। तो इसमें फिर हाई कोर्ट का भी कंप्लीट प्रोसीजर है, रेड पिटिशन, RFA, RSA, रिवीजन, रिव्यू, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का भी है, नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन का भी है, सुप्रीम कोर्ट का। तो तकरीबन ये मैंने लिटिगेशन के हवाले से कंप्लीट एक कोड बना दिया। नहीं सर, उर्दू में नहीं है। ड्राफ्टिंग की बुक उर्दू में लिखना सर इंग्लिश से ज़्यादा मुश्किल है। अब ये है कि मैं लिख रहा हूँ ना फॉर द वेलफेयर ऑफ लायर्स, लेकिन मेरे जहन में ये बात है कि मैं जाके इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करूँ, चूँकि और बात यह है कि सर जी कि इंग्लिश में तो देखना मैं ख़ुद बैठ जाता हूँ, टाइप कर लेता हूँ ना। अब उर्दू में पहले मुझे इन पेज सीखना पड़ेगा, वो फिर ख़ुद जब आप टाइप कर तो या हाथ से लेके वो एडिटर के पास जाओगे, तो इंग्लिश में ज़्यादा इजी है। अगर ओरिजिनल आप उर्दू का सलीस ड्राफ्टिंग देखें वो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश का फिर भी सिंपल ही आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो बुक है ये प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन, ये इनसाइड द कोर्ट जो प्रोसीडिंग है, जिस तरह दूसरे केस में फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 पे सिविल सूट है, ड्राफ्टिंग ऑफ सिविल सूट है, इसमें फिर होगा ट्रायल ऑफ सिविल सूट। तो इसको आप दोनों अगर कंटिन्यूली पढ़ लें तो ये जाके क्लाइंट की मीटिंग से लेकर डिस्पोजल ऑफ द केस तक कंप्लीट कोड है। तो अब आप लोगों के कोई सवाल हो वो कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें, और लेकिन कोई भी इशू बता दें। ये प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री होती है, इसमें फ़र्क क्या दोनों में? प्रीलिमिनरी डिग्री वही डिग्री है ना जो कि मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 17(3) का नोटिस दे के उसने डिग्री बना दी है। फाइनल प्रॉपर दोनों पार्टीज़ की एविडेंस के कंप्लीशन के बाद जो डिग्री आती है वो फाइनल डिग्री। हाँ जी, बंद करें जी जी। अच्छा, एक मिनट भाई बताता हूँ। लेकिन अगर देखना, अगर डिस्ट्रिक्ट के पावर तो उसी के पास है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। एक जज से आपने ट्रांसफ़र करना हो दूसरे जज के पास, तो फिर तो आप उसी को डिस्ट्रिक्ट एंड तो फिर तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पावर में नहीं आता। अरे इसमें है रिलीवेंट प्रोविजन, अब मुझे याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा उसमें, लेकिन CPC ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है उसमें। हाँ, लेकिन जो उसका शोर है वो बंदा जो है वो आगे उसमें कहता है कि ये मेरी बीवी नहीं है, तो इसके लिए जो है पहले कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इसकी वाइफ है कि नहीं। तो ये प्रीलिमिनरी डिग्री होगी, अगर डिसाइड करती है इसकी बीवी है तो बाद में उसको मेंटेनेंस का कोर्ट देगा, वो फाइनल डिग्री में आ जाएगा। असल में अब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर इस लेक्चर को हम एक केस के साथ स्पेसिफाई करें ना तो शायद मैं आपको आपकी मर्ज़ी का जवाब ना दे सकूँ ना। देखना, हर केस का नेचर डिफरेंट होता है। अब मैं आपको किसी एक प्रैक्टिस के बिना पे ओपिनियन दी दूँ वो गलत हो जाएगा। इससे पहले फिर मुझे पूरे केस को समझना पड़ेगा, हस्बैंड ने किया क्या, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये तो समंदर है, आप समझ लें, थोड़ा सा भी डिफरेंट हो तो मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है।